इंटेंसिटी बात कर रहे हैं, अब मैं आपसे जयदीप अहलावत के बारे में पूछूंगा, उनकी खासियत क्या है? यार वो तो आपने वासीपुर देखी ना? हाँ, जयदीप याद है? स्टार्ट में। सरदार खान का बाप होता है शायद, हम्म। मनोज वाजपेयी के बाप होते हैं जो चल के आते हैं। तो जयदीप की तो स्क्रीन प्रेजेंस देखो यार, बहुत कमाल का एक्टर है जयदीप। जयदीप ने पाताल लोक में काम देखो उसका, क्या मज़ेदार काम किया है। बट ऐसे भी लोग रहे हैं जिनकी फ्रेम वैसी रही है, हाइट वैसी रही है, प्रेजेंस वैसा रहा, बट स्क्रीन प्रेजेंस और फिजिकल प्रेजेंस दो अलग चीज़ें होती है। डेफिनेटली उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनके फिजिकल प्रेजेंस की वजह से बढ़ता है, बट व्हाट एल्स? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम अगर आर्टिस्टिक और एक्टर की बात कर रहे हो ना, तो हिंदुस्तान से दो बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हुए हैं जो मेरे हिसाब से बहुत अंडररेटेड है और कोई टच नहीं कर सकता उनको एक्टिंग में। एक है इरफान खान साहब और एक है ओमपुरी साहब। ओमपुरी साहब का आप 40 साल पहले का उठा के काम देख लो, आज भी रेलेवेंट है। आज भी वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी एक्टिंग लगती है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बातें नहीं होती, हमारे यहाँ मीडिया बात नहीं करता कि ये कितने महान एक्टर रहे हुए हैं। तो आर्टिस्ट की अगर बात करो, एक्टर्स की बात करो, तो मेरे तो फेवरेट एक्टर हैं ओमपुरी साहब और इरफान साहब। मैंने काम किया भाई थी ओमपुरी साहब के साथ, बाबर करके मैंने एक फिल्म की थी। कैसे हो? मस्त यार, मतलब मस्त हुआ करते थे वो। मैं बता रहा हूँ, आप ओमपुरी साहब को कोई भी काम उठा के देख लो, कैसी भी फिल्म देख लो। मैं एक ऐसी बहुत ही कॉमेडी फिल्म है उसकी, शायद उनकी मेरे बाप पहले आप करके, परेश रावल और ओमपुरी हैं। उनका कुछ तो सीन है अर्चना पूर्ण सिंह के साथ, वो इतना मज़ेदार कर रहे हैं, मतलब वो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये आदमी एक्टिंग कर ही नहीं रहा है। वो एक कमर्शियल फिल्म में, कॉमेडी फिल्म में भी ऐसे लगते थे नहीं थे कि ओमपुरी साहब की एक्टिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ बात नहीं होती, मुझे इस चीज़ का बहुत दुख होता है। मुझे लगता है कि अंडररेटेड, बहुत ही अंडररेटेड एक्टर हैं ओमपुरी साहब। इरफान साहब तो फिर भी लास्ट में हो गए, इतनी बात हुई, पर फिर भी इरफान साहब का जो कैलिबर था, पान सिंह तोमर देखो, ओहो क्या काम किया कोई उन्होंने। इंसान इतना अच्छा एक्टर कैसे बनता है? कुछ तो गॉड गिफ्टेड होता है मुझे लगता है, कुछ आपकी मेहनत होती है यार, आपका विजन होता है, आपका एक चॉइस होता है कि आप जैसे इरफान साहब के 90s में तब बहुत लाउड एक्टिंग हुआ करती थी, तब भी वो अपनी एक स्टाइल ऑफ एक्टिंग पर ही रहे, उन्होंने अपना स्टाइल नहीं बदला एक्टिंग का। क्या उनकी स्टाइल? इरफान साहब मुझे एक किस्सा सुना रहे थे, एक बार हम फ्लाइट में साथ में जा रहे थे, तो सत्या आई थी, मनोज वाजपेयी बहुत बड़े एक्टर थे, मनोज वाजपेयी लीड एक्टर थे उस फिल्म में, एक छोटा सा रोल इरफान साहब को ऑफर हुआ, इरफान साहब कर रहे थे। तो प्रोड्यूसर नाराज़ हो गया इरफान साहब पे, उन्होंने मनोज वाजपेयी को जाके कहा कि मैंने उस एक्टर को निकाल दिया है। तो मनोज वाजपेयी तो जानते थे कि इरफान बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने कहा नहीं यार वो बहुत अच्छे एक्टर हैं ये। वो कहते नहीं यार बहुत टाइम लेता है वो तो, क्योंकि वो ज़माना उस समय फुटेज का ज़माना था कि फटाफट बोलो फटाफट बोलो, पर उनका जो स्टाइल था वो जैसे भी थोड़ा पॉज लेके बात करते थे। तो वो जो स्टाइल ऑफ एक्टिंग है इरफान साहब ने, वो अपना चेंज नहीं किया किसी भी प्रेशर में आकर। तो कुछ होता ना कि आप अपने काम के प्रति एक ऑनेस्टी होती है, कमिटमेंट होता है कि यार मैं, मेरा विजन ये है, मैं ये करूँगा। तो वो मुझे लगता है नज़र आता है इरफान साहब में, काम के प्रति ऑनेस्टी और खुद के प्रति भी खुद के ऑनेस्टी, प्रति ऑनेस्टी। कि आई नो हु आई एम। या इंटेलिजेंस भी। डेफिनेटली मेरे हिसाब से इरफान साहब बहुत ही इवॉल्व इंसान थे, बहुत ही इवॉल्व इंसान थे। समटाइम्स आई फील कि उनके साथ एक पॉडकास्ट नहीं कर पाए। हाँ ये करना चाहिए था आपको, और बहुत मज़ेदार इंसान थे। क्या क्या निकलता उस ओहो पॉडकास्ट में? हो। जस्ट वांट टू नो कि वही आंखों के पीछे क्या कहानी है, कैसे थे आप बचपन में इरफान साहब, ये पूछना उन्हें। या कभी बात हुई? मतलब मैं तो खुद उनके साथ शूट किया मैंने, 10 साल बात हो गई होगी, तो ज़्यादा बातें नहीं होती थी, थोड़ी बहुत बात होती थी, पर बहुत ही चिल इंसान थे, ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं था, बहुत ही अवेयर इंसान थे। कि बॉलीवुड के लिए विजन क्या है इन द 2030s 40s? ये इंडस्ट्री एक्चुअली जा कहाँ रही है? बिकॉज पता है, ये पॉडकास्ट के लिए मैं एक्साइटेड था क्योंकि आपसे बात करने का चांस मिल रहा है कि आई लव योर वर्क एंड आई वुड लाइक टू सी सोहम शाह एज द नेक्स्ट यश चोपड़ा। आप समझ रहे हो, मतलब प्रोफेशनली स्पीकिंग। या बट एक्चुअली आपको कहाँ लग रहा है? कि आई वुड लव टू सी अ तुम्बाड़ कम आउट एवरी मंथ, यू नो, थोड़े से वही माइंड फिल्म्स जो क्रेजी में भी दिखाई दे रहा है। हाँ अजीब अजीब फिल्म, अजीब फिल्म है, तो अतरंगी फिल्में हैं, अतरंगी, न्यू काइंड ऑफ सिनेमा, फ्रेश। क्योंकि वो ज़रूरी भी है ना हमारी ऑडियंस। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारी ऑडियंस जो है वो रोती रहती है कि यार हमें वही घिसी पिटी फिल्में देखने को मिलती है, कुछ नया देखने को मिलता नहीं है। पर जब नया आता है तो वो जाते नहीं है, तो वो सपोर्ट भी नहीं करते ना। कि लापता लेडीज़ का जो OTT पे नंबर है वैसा बड़ा नंबर बॉक्स ऑफिस में नहीं है, जबकि बहुत बढ़िया फिल्म है, मतलब वो 100 करोड़ करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। तो वो एक प्रॉब्लम है। पर
इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? इंडस्ट्री तो ना हमेशा करेक्ट होकर अपनी पटरी पे आ ही जाती है, तो आ ही जाएगी। ये एक दौर है जहाँ चीज़ें चेंज हो रही हैं। एक टाइम था जब VCR आए थे तो लोगों ने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। केबल टीवी आया तो लोगों ने कहा फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। पायरेसी एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, पर सब खत्म हो गया, फिल्म इंडस्ट्री वहीं है। नए प्लेयर आएंगे, नए प्रोड्यूसर आएंगे, नए डायरेक्टर आएंगे, नए राइटर आएंगे, नए एक्टर आएंगे, और फिल्म इंडस्ट्री चलेगी, नई कहानियाँ बनेंगी। पता है, मैं ना एक आई डोंट रिमेम्बर यूट्यूब वीडियो देख रहा था या क्या, बट इट वाज बेसिकली नैरेटिव ऑन बॉलीवुड सिंस 1950s कि 50s में मेलनकॉली ज़्यादा थी, 60s में आर्टिस्टिक रोमांटिक फिल्म ज़्यादा थे, 70s में वो एंग्री यंग मैन, और क्योंकि सोसाइटी में ये सब चल रहा था, लोग गुस्सा थे गवर्नमेंट से। हाँ, 80s में बॉलीवुड का एक डाउन फेज चल रहा था, राइट और फिर बाउंस बैक हुआ 90s में राइट और रोमांस के साथ। राइट 2000s में एस्पिरेशनल सिनेमा, फॉरेन लोकेशंस वगैरह। राइट 2010s में क्या हुआ? ये रियल स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म्स, स्लाइस ऑफ वो लाइफ। आयुष्मान और राजकुमार, और वो आनंद एल राय पायनियर थे, उनका क्रेडिट आनंद एल राय को जाता है। वो फिल्में चली। 20s में क्या? नया एक ही चीज़ चाहिए ऑडियंस को, अनप्रिडिक्टेबल, जिस कहानी का एंड ऑडियंस को फिल्म चालू होते हुए पता ना हो। अगर आपकी कहानी का एंड कहाँ होने वाला है ये लोगों को पहले फ्रेम में पता है तो प्रॉब्लम है। इट वाज वेरी डिफरेंट ग्रोइंग अप इन 2003 व्हेन इट केम टू फिल्म्स। हम रुकते थे यार कब फिल्म रिलीज हो, वो नहीं होता अब। नहीं होता। मुझे ना, मतलब टेक्निकली फॉर मी और एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट को सपोर्ट करने में मुझे बहुत मजा आता है। आई डोंट नो, बिकॉज इट्स लाइक टेक्निक हम भी इंडिपेंडेंट स्टूडियो हैं, राइट। सो ग्रेट आर्ट नीड्स टू बी स्पोकन अबाउट एंड सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू मी। कैसे सपोर्ट करें ना, मतलब उनको, आपके पास इकोसिस्टम में जगह नहीं है, जो कंट्रोलिंग है वो है नहीं ना इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के पास। हम शायद वेस्ट में ऐसा सेटअप है कि उनको उठा के तराशा जाता है कि जैसे कि अगर आप स्टार बनना चाहते हो तो आपको फैशन लगेगा, आपको इंस्टाग्राम लगेगा, आपको इंस्टाग्राम करना पड़ेगा, आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। आप कितने भी बड़े एक्टर, अच्छे एक्टर हो, पर पॉपुलर होने के लिए सब चीज़ें लगेंगी, पर कोई सिस्टम नहीं है, कंपनीज नहीं है, एजेंसीज नहीं है जो उस पर काम करती है, एजेंट्स नहीं है जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को बनाकर मेन पॉपुलर कल्चर का पार्ट बना दें। होंगी एजेंसीज पर बहुत कम है, ऐसी बहुत एजेंसीज की ज़रूरत है। जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको जो जगह वो डिज़र्व करते हैं वो दिलाए, वहाँ तक पहुँचाए। हर आदमी अपना बिट कर सकता है, लाइक यू आर डूइंग योर बिट। कि आपको लगता है कि यार ये आर्टिस्ट अच्छा है तो आप अपने पॉडकास्ट पर बुलाकर उसको उससे बात कर सकते हो, उसकी बात समझ सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो, बिकॉज यू हैव दिस प्लेटफॉर्म। बट फिर भी बहुत कुछ चाहिए यार। कोई एक आर्टिस्ट है, जैसे आपने कहा लापता लेडीज़ में वो एक्ट्रेस बहुत अच्छे, उनको दूसरा काम लापता लेडीज़ जैसा कब मिलेगा पता नहीं है। एक राइटर वैसी स्क्रिप्ट लिखेगा, एक आमिर खान जैसा प्रोड्यूसर उसे बैक करेगा। जो सक्सेस रेशियो है ना बहुत कम है, और उसका मेन कारण है राइटिंग इस इंडस्ट्री में। और राइटर सारे सोशल मीडिया के लिए लिख रहे हैं। जो भी नया टैलेंट आ रहा है उनको सोशल मीडिया बहुत एक्सेसिबल, ईजी लग रहा है तो लिख रहे हैं। तो हमें लाना पड़ेगा उनको किसी ना किसी तरह कि भाई पैसे ज़्यादा देंगे या क्या करेंगे, या फैसिलिटीज़ ज़्यादा देंगे या क्रेडिट ज़्यादा देंगे।